बहुत से पाकिस्तानी फ़िनलैंड में एडमिशन लेने के बावजूद अपना वीज़ा या रेजिडेंट परमिट फ़िनलैंड का नहीं ले पाते। उसकी क्या रीज़न है? फ़िनलैंड का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट माइग्री कौन से डॉक्यूमेंट्स को सबसे ज़्यादा फोकस करता है? देखें, जब भी आप स्टडी अब्रॉड का सोचते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका उस कंट्री का वीज़ा लगना, वहाँ का रेजिडेंट परमिट मिलना, ये चीज़ है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करना, यूनिवर्सिटी का कोई भी प्रोग्राम सेलेक्ट करना, ये कोई अचीवमेंट नहीं है। आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बाय ट्रैवल करते हैं, आपके ऊपर दुनिया में तकरीबन सारे अच्छे कंट्रीज़ के लिए आपको वीज़ा रिक्वायर है। तो इसलिए जो मेरे नज़दीक सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो आपका वीज़ा लगना है, और वीज़ा लगने का डिपार्टमेंट बिल्कुल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से अलग है। दुनिया में हमेशा वीज़ा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट्स देखते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपके एकेडमिक बैकग्राउंड की बेस पे आपको एडमिशन देते हैं। तो स्पेशली अगर आप फिनलैंड जा रहे हैं तो उसमें क्या वजह बन सकती है कि आपके एडमिशन के बावजूद आपको रिजेक्शन आ जाए। तो इस वीडियो में मैं इन पॉइंट्स को कवर करूंगा। तकरीबन 5 से 6 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अगर आपने कवर कर लिया तो आपका फिनलैंड का स्टूडेंट रेजिडेंट परमिट की एप्लीकेशन 99.9% जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। ये वीडियो पूरी देखने के बाद अगर माइंड में स्टिल कोई क्वेश्चन है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, मेरी टीम इसका आपको रिप्लाई करेगी। इसके अलावा अगर आप फिनलैंड का वीज़ा प्रोसेस करवाना चाहते हैं, फिनलैंड की यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं या किसी भी यूरोपियन कंट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जो ऊपर स्क्रीन पे नंबर्स आ रहे हैं उन पे आप हमें कॉन्टैक्ट करें, आप हमारी कंसल्टेंसी सर्विसेज ले सकते हैं। फिनलैंड दुनिया में एक बहुत अच्छी जो है वो डेस्टिनेशन है, स्पेशली एजुकेशन के हवाले से हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। लोग तभी खुश रहेंगे ना जब उनको सभी सहूलियात जिसमें तालीम, सेहत, खुराक, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें एक बेहतरीन जो है वो अंदाज में मिलती हों। तो इसलिए फिनलैंड इमिग्रेशन के हवाले से, फैमिली सेटलमेंट के हवाले से, लॉन्ग टर्म ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं तो फिनलैंड एक बहुत अच्छा कंट्री है, जिसकी वजह से बेतहाशा लोग वहाँ पे अपना अप्लाई करते हैं। फिनलैंड में एडमिशन लेना भी मुश्किल है। फिनलैंड की यूनिवर्सिटीज़ ऐसी एडमिशन नहीं देती, इसके लिए आपको एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। उस पर ऑलरेडी इस चैनल पे वीडियोस अवेलेबल हैं। आप चैनल पे जाएंगे तो स्टडी इन फिनलैंड पे काफ़ी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जिसमें स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ जो है वो एक्सप्लेन की हुई है कि कैसे अप्लाई करना है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है। अब आपके पास एडमिशन आ गया, आपने खुद अप्लाई किया, अब आप जा रहे हैं रेजिडेंट परमिट की एप्लीकेशन की तरफ, जिसको फिनलैंड का माइग्री डिपार्टमेंट जो है वो डील करता है। फिनलैंड की पाकिस्तान के अंदर एम्बेसी नहीं है, इसके लिए हम वीज़ा प्रोसेस के लिए हम यूएई जाते हैं। लास्ट ईयर कतर की एम्बेसी ने कुछ एप्लीकेंट्स को जो है वो एंटरटेन किया था, लेकिन वो एक टेम्परेरी शिफ्ट था, वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। फिलहाल पाकिस्तानी एप्लीकेंट्स जो है वो सारे दुबई में, अबू धाबी में इसका एम्बेसी है, और इसका वीएफएस सेंटर के थ्रू जो है वो इसकी एप्लीकेशन सबमिट होती हैं, तो वहाँ पे विजिट करते हैं। तो जो फिनलैंड का माइग्री डिपार्टमेंट है वो आपके डॉक्यूमेंट्स देख के डिसीजन भी लेता है, और डॉक्यूमेंट्स में कौन सी चीज़ें वो देखता है। डॉक्यूमेंट्स में वो देखता है क्या ये जेन्युइन है या नहीं, इन्फॉर्मेशन जो आपने डॉक्यूमेंट्स के थ्रू प्रोवाइड की है क्या वो कंसिस्टेंट है या वो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं। स्टूडेंट का जो रियल इंटेंट है, क्या वो इमिग्रेशन है या वहाँ पे वो पढ़ने जा रहा है। तो 99% माइंड में आपको पता है कि जो लोग पाकिस्तान से जाते हैं वो वापस नहीं आते, और ये रियलिटी है, हर एक को पता है। तो इसलिए हर एक का केस जो है वो पहले एज ए इमिग्रेंट जो है वो इस चीज़ को तोलते हैं। तो अब मैं पॉइंट्स वो बता रहा हूँ जिसकी बेस पे आपकी रिजेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो जो सबसे हाई रिस्क नंबर 1 डॉक्यूमेंट है वो आपका प्रूफ ऑफ फंड्स है या बैंक स्टेटमेंट है। सबसे ज़्यादा जो माइग्री का डिपार्टमेंट है वो आपके फाइनेंशियल जो डॉक्यूमेंट है, बैंक स्टेटमेंट है, इसको वेरीफाई करता है। उसकी रीज़न ये है कि वो ये देखना चाहते हैं कि ये बंदा सेल्फ फाइनेंस की बेसिस पे फिनलैंड में अप्लाई कर रहा है, तो क्या ये इतना एलिजिबल है कि वहाँ पे जाके ये जो है वो आगे अपना गुजारा कर सके। और मोस्टली लोग फिनलैंड के लिए अपने स्पाउस और बच्चों के साथ अप्लाई करते हैं। अब क्या क्या चीज़ें जो हैं वो चेक करता है माइग्री, ये चेक करता है कि जो फंड्स हैं क्या वो रिक्वायर्ड अमाउंट के बराबर हैं। अगर यूरोज़ में आपकी बैंक स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल जो मेन एप्लीकेंट है उसकी 9600 यूरोज़ है, तो पाकिस्तानी ये तकरीबन कोई 33 लाख रुपया बनता है, तो क्या ये उसके इक्विवेलेंट है। क्या जो पैसे आए हैं वो एकदम से डिपॉजिट तो नहीं हुए। क्या जो अकाउंट का एप्लीकेंट है, वीज़ा अप्लाई कर रहा है, ये उसके नाम का बैंक अकाउंट है या स्पॉन्सर का। और क्या जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री इस अकाउंट के अंदर हुई है वो रियलिस्टिक है या उसमें कोई रेड फ्लैग है।
ठीक है। रेड फ्लैग में मतलब ऐसे है कि आप स्टूडेंट क्या करते हैं कि एकदम से बड़ी अमाउंट्स उसमें ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। मेरा बैंक अकाउंट है 6 माह, मैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री उसकी शो कर रहा हूँ, तो मैं एकदम से उसमें पैसे डलवा दूँ। लोग ये समझ जाते हैं या माइग्रेस ये समझ जाता है कि पीछे आपके 6 माह अकाउंट में 1 रुपया नहीं पड़ा और एकदम से अब इसमें इसके पास जो है वो 50-60 लाख आ गए हैं, तो यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। फिर क्या स्टूडेंट करते हैं कि कैश डिपॉजिट करा देते हैं जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि ये कहाँ से पैसे आए और किस। और तीसरा जो रेड फ्लैग है कि मल्टीपल अकाउंट्स जो है वो उससे पैसे आपके पास आ जा रहे हैं। देखें, अगर तो आपकी बैंक स्टेटमेंट, आप बिजनेसमैन हैं और आपके पास मल्टीपल जो है वो कस्टमर्स आते हैं डिफरेंट सोर्सेज से हैं, आप कोई एक फिक्स टर्न पे काम नहीं करते, तब ये जस्टिफाइबल है। लेकिन उसको भी आगे जस्टिफिकेशन के डिफरेंट तरीके हैं जो स्पेशली बैंक स्टेटमेंट के हवाले से हमारी वीडियो है, उसमें ये चीज़ें मेंशन है कि कैसे आपने अपने पैसों को मैनेज करना है, क्या तरीकाकार उसका होना चाहिए। अब दूसरा जो सबसे हाई अलर्ट डॉक्यूमेंट है वो है सोर्स ऑफ फंड्स का एविडेंस। सिर्फ बैंक स्टेटमेंट काफ़ी नहीं होती, जो डिपार्टमेंट है वो ये भी पूछता है कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आया। अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में लोगों के पास पैसा है लेकिन पैसे का सोर्स क्या है ये नहीं पता। सोर्स ऑफ फंड का मतलब ये है कि अगर आपके अकाउंट में कोई 10 लाख आया है या 20 लाख आया है, वो किस चीज़ की मद में आया है, ठीक है। मतलब क्यों आपको किसी ने 10 लाख भेजा है, क्या आपने कोई चीज़ उसको सेल की है। अगर कोई बंदा आपको पता है पाकिस्तान में जो हल्की से हल्की गाड़ी भी है इस टाइम पे तकरीबन 20 लाख प्लस है, तो अगर आपने कोई गाड़ी बेची है, ठीक है, आपकी सैलरी आई है, सैलरीज की मद में किसी बंदे की भी 20 लाख सैलरी नहीं है। नॉर्मली जो सैलरी ज़्यादातर होगी वो 5 लाख होगी, नहीं तो नॉर्मली लोगों की लाख के अंडर जो है वो फॉल करती है। तो क्या वो सैलरी स्लिप्स हैं आपके पास? क्या आपके पास कोई बिजनेस का इनकम प्रूफ है कि बिजनेस रजिस्टर्ड बिजनेस है, उससे कोई रेगुलर इनकम आ रही है? ऐसा तो नहीं कि आज 50 लाख आया पिछले 6 माह में उस अकाउंट में कुछ नहीं है। और फिर जो सबसे क्रिटिकल चीज़ पाकिस्तानियों की जिसकी बेस पे बहुत ज़्यादा रिजेक्शन होती हैं वो टैक्स रिटर्न्स हैं। देखें, पाकिस्तानी अवाम वो है कि इनके बैंकों में करोड़ों रुपीज़ है, लेकिन जब टैक्स रिटर्न की बात आती है तो वो जो टैक्स अदा कर रहे हैं वो 1 लाख है। तो ये जो इतना गैप है कि आपके पास इनकम, देखें इनकम के ऊपर आपके जो है वो इनकम टैक्स लगता है, आपका टैक्स रिटर्न्स में जाता है। तो अगर आपकी साल की एनुअल इनकम आपकी अगर आप 50 लाख शो करते हैं तो डेफिनेटली उसके ऊपर जो है वो टैक्स भी अराउंड अबाउट 9 से 10 लाख है, तो वो एक जस्टिफाइबल है। लेकिन अगर आपके अकाउंट में पैसा इतना ज़्यादा है और आप जो है वो टैक्स रिटर्न जो साथ जमा करवा रहे हैं वो आपने 80,000 जमा करवाया हुआ है, तो वो बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है। फिर आ जाता है कि एफिडेविट प्लस स्पॉन्सर इनकम डॉक्यूमेंट्स, कि जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसके आपको एफिडेविट दिया है और उस स्पॉन्सर का प्रूफ ऑफ फंड्स और उसकी बैंक स्टेटमेंट और उसका ये सारी चीज़ें जो है मेन एप्लीकेंट की वो भी प्रॉपर जो है वो क्लियर होनी चाहिए। अगर आपके ये डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं होंगे, ये सस्पिशियस होंगे, तो वहीं पे आपका केस जो है वो स्लो हो जाता है और वो फर्दर एक्सप्लेनेशंस भी मांग लेते हैं और इसकी बेस पे आपका नेगेटिव डिसीजन भी आ सकता है। अब तीसरा जो हाई रिस्क डॉक्यूमेंट है वो एडमिशन लेटर एंड प्रोग्राम डिटेल्स हैं। माइग्री, जब भी आप माइग्री में अपना स्टूडेंट रेजिडेंट परमिट अप्लाई करते हैं तो सिर्फ वो एडमिशन लेटर नहीं देखता, बल्कि वो ये देखता है कि क्या ये प्रोग्राम फुल टाइम है या कहीं ऑनलाइन प्रोग्राम तो नहीं। ऑनलाइन प्रोग्राम तो आप यहाँ पे रह के भी उसका पढ़ सकते हैं, क्या ये डिग्री रिकॉग्नाइज है या नहीं है, ठीक है। और अगर वो यूनिवर्सिटी जो आपको एडमिशन दे रही है वो फिनलैंड के जो एजुकेशन सिस्टम है उसके साथ प्रॉपरली वो उसकी सर्टिफिकेशन है, या आप किसी प्राइवेट कॉलेज या किसी बंदे ने आपको फेक एडमिशन लेटर दे के और आप जो है उसकी बेस पे रेजिडेंट परमिट अप्लाई कर रहे हैं, तो ये चांसेस भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज जिनकी कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई डिग्री उनकी रिकॉग्नाइज नहीं है, वो सिर्फ आपसे ट्यूशन फीस लेके आपको जो है वो ऑफर लेटर दे सकते हैं और ये आपकी डायरेक्ट जो है वो रिजेक्शन का बाइस बनते हैं। अब हाई रिस्क डॉक्यूमेंट में जो है वो आपका चौथा जो डॉक्यूमेंट्स है वो मोटिवेशन लेटर है या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है जो आपने माइग्री डिपार्टमेंट को सबमिट कराना है। स्टूडेंट्स मिस्टेक ये करते हैं कि वही लेटर जो यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था सेम लेटर उठा के जो है वो माइग्री डिपार्टमेंट को दे देते हैं। ये एक रॉन्ग प्रोसेस है। देखिए, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट 3 चीज़ें बहुत क्लियर आपसे जानना चाहता है कि आपने फिनलैंड को ही क्यों सिलेक्ट किया, फिनलैंड में आप क्यों जाना चाहते हैं। जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो आपका ज़्यादा फोकस यूनिवर्सिटी पे होता है कि ये यूनिवर्सिटी क्यों, ये प्रोग्राम क्यों। दूसरा जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जब आप वीज़ा प्रोसेस के लिए देते हैं उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इस डिग्री करने का आपको क्या फ़ायदा है और ये डिग्री आप उस कंट्री में क्यों कर रहे हैं, आप अपने कंट्री में इस डिग्री को क्यों नहीं कर रहे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आपके होम टाइज़ हैं, अपनी कंट्री के साथ आपके टाइज़ हैं कि डिग्री पूरी करने के बाद आप वापस आके क्या करना चाहते हैं और आपने क्यों वापस आना आपका ज़रूरी है।
बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये चीज़ नहीं पता होती कि जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस स्पेशली वीज़ा प्रोसेस के लिए देनी है, उनमें इन 3 पॉइंट्स पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। आपने ये उनको अपना इंटेंशन क्लियर करना है कि मैं सिर्फ यहाँ पे डिग्री करने जा रहा हूँ और जब मैं वापस आऊँगा तो मेरी पढ़ाई से इस कंट्री में इस चीज़ को फ़ायदा होगा। अब इसके बाद जो 5वां डॉक्यूमेंट है, हाई रिस्क डॉक्यूमेंट है, वो आपका एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स और स्टडी गैप की एक्सप्लेनेशन है। देखिए, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर अटेस्टेड होने चाहिए। यूनिवर्सिटी ने आपको डॉक्यूमेंट्स की बेस पे एडमिशन दिया है। यूनिवर्सिटी शायद उतनी इन चीज़ों का परवाह नहीं करती कि आपका स्टडी गैप जो है वो प्रॉपर जस्टिफाई है या नहीं, लेकिन माइग्रेशन डिपार्टमेंट इस चीज़ को देखता है। वो इस चीज़ से अंदाज़ा लगाता है कि आप सीरियस स्टूडेंट हैं या आप सिर्फ पढ़ने के बहाने जाना चाह रहे हैं और वहाँ पर आप सेटल होंगे। तो अगर आपका स्टडी गैप प्रॉपर जस्टिफाइड नहीं है, आपका रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, आपके स्टडी गैप की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है कि यार ये 4 साल मैंने ब्रेक ली है तो इस ब्रेक में मैं क्या करता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, आप गए हैं कंप्यूटर साइंस के मास्टर्स के लिए जा रहे हैं और आपने बीएस कंप्यूटर साइंस किया हुआ है। 4 साल के अंदर आपका अगर किसी सॉफ्टवेयर हाउस में, किसी आईटी कंपनी में, किसी भी रिलेटेड डिपार्टमेंट में प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है और फिर अब ये कह रहे हैं कि मास्टर्स मैं इसलिए करना चाहता हूँ ताकि मेरे स्किल्स मजीद पॉलिश हो जाएं और मेरे पास इंटरनेशनल डिग्री आ जाए, तो ये जस्टिफाइबल है। अगर आपने बैचलर्स कंप्यूटर साइंस करके बाद में जो है वो अपने अब्बू जी की करियाने की शॉप पे बैठे रहे हैं या कोई मैनेजमेंट की जॉब की है, बैंक में जॉब करने लग गए हैं और उसके बाद आप फिर मास्टर्स डिग्री करने जाना चाह रहे हैं, तो ये एक इररेलेवेंट आपका एक्सपीरियंस है जो जस्टिफाई नहीं करता कि आप अपनी फील्ड में क्यों एक्सेल करना चाहते हैं। तो इसलिए भी प्रॉब्लम आती है। 6 नंबर पे जो डॉक्यूमेंट है वो आपका पासपोर्ट और ट्रैवल हिस्ट्री है। अगर आपने पहले कोई वीज़ा अप्लाई किया है या रिफ्यूज़ है तो उसका आपको प्रॉपर बताना चाहिए। अगर आपने इन चीज़ों को हाइड किया तो इससे आपकी ट्रांसपेरेंसी पे जो है वो डाउट पैदा होते हैं और पता लग जाता है। बहुत सारी कंट्रीज़ का जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो आपस में डाटा शेयर करते हैं, खास करके अगर आप शेंजन जोन के अंदर कर रहे हैं तो इसमें भी वो आपसे क्वेश्चनिंग की बेस पे, अगर आपका इरेगुलर ट्रैवल्स हैं, 2 साल ट्रैवल किया है, फिर 5 साल गैप है, फिर अभी ट्रैवल करने लगे हैं, तो इस तरह की भी क्वेश्चनिंग हो सकती है जिसकी बेस पे आपके रिजेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। फिर जो 7th नंबर पे है वो आपकी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस है। देखें, हर कंट्री की एक अपनी ट्रैवल पॉलिसी है। फिनलैंड में आपको $50,000 की जो है वो ट्रैवल कवरेज चाहिए। आपकी कंपनी जो है वो एम्बेसी के पोर्टल के ऊपर अप्रूव होनी चाहिए और आपकी जो कवरेज अमाउंट है वो पूरी होनी चाहिए, कवरेज ड्यूरेशन पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपकी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रॉपर नहीं है तब भी आपकी रिजेक्शन आ सकती है। कोई एक बहाना ढूंढ के भी वो आपको जो है वो रिजेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो हाई अलर्ट डॉक्यूमेंट है वो आपका अकोमोडेशन प्रूफ है। आपने रियल अकोमोडेशन प्रूफ लगाना है। अगर आपको यूनिवर्सिटी की मिली है, अगर बाहर कोई अपार्टमेंट लिया है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा, रेंटल एग्रीमेंट होगा, वो आपने लगाना है। अगर किसी वेबसाइट के थ्रू जैसे एयरबीएनबी या booking.com से किया तो उसके भी प्रॉपर रिजर्वेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने जस्ट फेक कोई भी एड्रेस लगा के अपनी जो है वो अकोमोडेशन लगा दी तो उससे भी आपके रिजेक्शन के मैक्सिमम चांसेस हैं। ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं माइग्री के जो है वो आपकी एक्सेप्टेंस के लिए। अगर आपने इनमें से किसी एक को भी हल्का लिया या उसको आपने फोकस नहीं किया तो आपकी रिजेक्शन आ सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप ये प्रोसेस किसी कंसल्टेंट के थ्रू करा रहे हैं तो उसको भी जज करें कि क्या उनको इन सारी बातों का पता है, क्या उसने ऑलरेडी फिनलैंड का रेजिडेंट परमिट अप्लाई किया है, क्या उसके पास इसकी कोई सक्सेस स्टोरी है, तब इसके हायर चांसेस हैं। अदरवाइज आप फिनलैंड के मामले में एडमिशन लेने के बाद, इतनी महंगी फीस देने के बाद, दुबई का खर्चा बेयर करने के बाद आपको इन चीज़ों पे रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर आप फिनलैंड पे और डिटेल्ड वीडियोस देखना चाहते हैं इस टॉपिक पे तो आप हमारे चैनल पर स्क्रॉल करें, उसमें आपको काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।